रिकॉर्डिंग भी आई गेस किसी ने ऑन कर दी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सही है, ज़बरदस्त। सो लास्ट टाइम हम यहाँ पे थे और इसको मैं थोड़ा सा और मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबको याद है हम यहाँ पे कैसे पहुंचे थे? इज दैट ओके? ये नीचे वाली दो इक्वेशंस छोड़ दें, ऊपर वाली इक्वेशन पे ज़रा फोकस करें। ये जो इक्वेशन है, जो फॉर एग्जांपल इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ऊपर वाली, इस पे फोकस करें। बाकी ये नीचे वाली दो इक्वेशंस जो हैं ये मैंने स्टैनफोर्ड से कॉपी की हैं। मैंने लिख दिया ये एंड्रयू वांग का, इसके नोट से मैंने ये कॉपी की हैं। इसकी नोटेशन थोड़ी फ़र्क है, लेकिन फिलहाल जस्ट फोकस ऑन द टॉप इक्वेशन। इज दैट ओके? ठीक है। ओके। सो जो ये जो पूरा लेक्चर है ये काफ़ी मैथमेटिकल है, ठीक ठाक किस्म का, और इसमें हम लेग्रांजियन डुअल को देखेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन के लिहाज से, और इसमें मैं इंशाल्लाह कर्नल्स को इंट्रोड्यूस करूँगा। सो मैंने इसकी जो काफ़ी सारी, ये तकरीबन तमाम जो स्लाइड्स हैं दे आर कॉपीड फ्रॉम द नोट्स ऑफ एंड्रू आंग फ्रॉम स्टैनफोर्ड। उसकी नोटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। हमारी नोटेशन में हम एक्स आई को ट्रेनिंग एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी नोटेशन में वो ट्रेनिंग एग्जाम्पल लेता है एक्स रेज टू द पावर आई। ये रेज टू द पावर आई नहीं है, ये ith एग्जाम्पल को वो इस तरह से डिनोट करता है। सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई आई है, जो हम उसको ऐसे करके लिखते थे सबस्क्रिप्ट में, उसने सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ। सो दैट इज वन डिफरेंस। दूसरा, हम स्टार्ट से ही फाई स्पेस को लेके चल रहे हैं, वो स्टार्ट में ही चलेगा ओरिजिनल स्पेस के अंदर। सो जहां कहीं हम फाइल लिखें, अगर यहाँ पे फाइल लिखते हैं तो दैट इज एग्जैक्टली द सेम फॉर्मुलेशन, लेकिन चूंकि मैंने एग्जैक्टली ये इक्वेशंस उसके नोट से कॉपी की हैं, सो आई डोंट वांट टू मॉडिफाई दोज इक्वेशंस। जस्ट कंसीडर के यहाँ पे अगर फाइल लगा भी रहे तो एवरीथिंग इज जस्ट द सेम। मेक सेंस? ठीक है। Okay. Now this was our formulation. ये जो so that's the difference in notation. एक और notation का difference ये है कि हम बायस को W नॉट से रिप्रेजेंट करते रहे हैं अब तक। एंड्रू आंग के नोट्स में जो बायस है, और ज्यादातर जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो बायस को B से डिनोट करते हैं। So that should also be so. In our case, this B is exactly W naught. Okay. Yes, sir. Okay. Now, let me just, if all these things are clear, then let me just focus on the similarities between the two formulations. Although the two formulations are exactly the same, let me discuss the similarities. So here are. So if I just cut this from here and paste it here, बिकॉज ये आई पे डिपेंड तो कर नहीं रहा, ट्रेनिंग डेटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसको मैं कॉमन बाहर ले सकता हूँ अगर मैं इसको कट करके अंदर लिख दूँ। और ये पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है ये मार्जिन है किसी एक हाइपर प्लेन का, जो हाइपर प्लेन हमारा डिफाइन है W और W नॉट से। ठीक है, ऑब्वियसली लेटर ऑन ये W नॉट, चूंकि हम स्टैनफोर्ड को फॉलो कर रहे होंगे, ये W नॉट जो है इट इज B। ओके, सो if I consider this this top thing and this bottom thing in a different way, for example, if I consider कि ये जो वैल्यू है, यानी इस रेशो को, अगर आप, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, इस रेशो को गौर से अगर आप देखें, वाई आई फाई, सॉरी, दिस इज, this is W transpose phi xi प्लस W नॉट। ये एक क्वांटिटी है, और दूसरी क्वांटिटी है हमारी
the magnitude of W, and that's the geometric distance. मैंने last time आपको बताया था. The numerator is algebraic distance, or sometimes also called functional margin, and this is the geometric margin. The total thing is geometric margin. Our goal is to maximize this, but we want to maximize this by first finding out the minimum of that. So this min value will define the margin, and we want to maximize that margin. Is that okay? Yes? Yes, sir. Let's say for a particular W and W naught, for a particular W and W naught, let's say the minimum value is some value, let's say this gamma. This top value is, let's say, some gamma. That's something that we are interested in. Let's say this is some gamma. So we can just write safely, if gamma is minimum of this box, ये जो box है, अगर इसकी minimum value gamma हो, which means gamma is minimum of that box, then what we are really doing, or what we are really interested is in maximizing this thing, this quantity. Is that okay? If this is minimum of numerator. Yes, no? सर ये तो वही बात है ना, जिस तरह हमने लास्ट टाइम इसका मतलब कांस्टेंट सेट के 1 जैसे आपने कहा था उस तरह yes. मैं उसको री-एलैबोरेट करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाह रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि उसमें मुझे लास्ट टाइम भी फील हो रहा था कि कंफ्यूजन है कुछ स्टूडेंट्स को. सो आई जस्ट वांट टू मेक दिस थिंग कंक्रीट, more concrete, so to speak. So all am I saying, if this numerator is the minimum value, this value is independent of I, so it can be pulled out. If this is the minimum value, then let's say this value, which is the minimum over that, we want to really maximize that. All am I saying, the above equation and this particular equation, they are exactly the same, as long as this gamma is the minimum value of the numerator. Is that okay? Yes, sir. And one way of writing that gamma is really the minimum of the numerator is the following, that yi, right now I'm writing that gamma indeed is the minimum. Is that okay? That means gamma is the least value. For all data points I, this particular value is at least as big as gamma. So gamma is the minimum. Yes, sir. So one way is that you describe that gamma indeed is the minimum, or the other way is you don't describe that the gamma is minimum, and you write that this particular value is at least as big as gamma. That means gamma is the minimum. Yes? Yes, sir. Okay. Now, I guess we should be convinced. Here they have used gamma hat, and the total number of examples they have used is m rather than n. We are using n, they have used m. But now it makes sense that this formulation and this formulation, they are equivalent. Because I'm saying that I want, this is the minimum value, and I have written this minimum value in this particular form here. And I really want to maximize this ratio. And this ratio is exactly that ratio. Is that okay? Yes, sir. Let us just not focus on this particular formulation, although that is also equivalent. Let's just not focus on that. Although in Stanford notes, this is also written there. I don't want to confuse you. If somebody is interested
what is this formulation, then I can explain that. But if we just jump from this formulation directly to this, as I explained in this slide, we are just as good. We सर एक्सप्लेन कर दो. ये वाली Yes ये sir. वाली okay. Yes sir. This is Salahuddin, I guess. Yes? Yes sir. Okay. This is saying that maximize the numerator with the magnitude of W fixed. Remember this particular equation. Let me turn on the laser. This particular equation always has a scale ambiguity, which means you can scale the W's and W naught, and you can get this value bigger. Yes? Yes, sir. Yes sir. Which means if we just focus on that thing, then we can maximize it by just scaling this W and W naught accordingly. We can just scale them with a very large number, and we can get this number as maximum. Yes. ये तो चीज exactly वही है जो हम explain कर चुके हैं. This is describing that this value is minimum, and I want to maximize the minimum. Now, if I'm maximizing this particular quantity without posing any restriction on W, then one way of maximizing this is to just scale W. Scale W with 2 raised to the power of 54, and you will be having a great margin. Yes sir. That is just enough. One way of restricting that algebraic distance or converting that algebraic distance to geometric distance is to restrict the scale of the W. You say, okay, go and maximize this quantity, you are free, but the magnitude of W is a fixed number. You cannot scale W. W must represent just a direction. The magnitude of W is not the one that affect this minimum quantity, although the direction of W that actually should only play the role. Make sense? Sir, yes, That sir. is one way of just fixing the scale and not getting cheated by कि मैंने एक बहुत बड़ी वैल्यू अचीव कर ली है by just scaling the W. तो सर हम यहाँ पे मैक्सिमाइज जो है गामा को कर रहे हैं, और उसे करने के लिए हमें स्केल W को करना पड़ रहा है. तो हम लेट्स से एक बिग मार्जिन हमें मिल जाता है. तो उस बिग मार्जिन को मिलने के बाद हम जो स्केल्ड W होंगे उनको इस जो मैग्नीट्यूड हमने फिक्स किया उसके लिहाज से एडजस्ट कर देंगे. नहीं, ये हम W's ढूंढेंगे ही वो जिनकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगी, यानी इसको कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं. हम गैमा को मैक्सिमाइज करने जा रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम पे कंस्ट्रेंट्स ये हैं कि ये जो अलजेब्रिक डिस्टेंसेस हैं सारे, कोई भी डिस्टेंस गैमा से कम ना हो, व्हिच मींस दिस इज द मिनिमम, ये जो हमने लिखा हुआ है. और दूसरी कंस्ट्रेंट ये होगी कि चूंकि हम W's फाइंड आउट करने जा रहे हैं, W's आर आल्सो आवर पैरामीटर्स, वी आर गोइंग टू मैक्सिमाइज गैमा विद रिस्पेक्ट टू W's. हम W's ढूंढने जा रहे हैं. रिस्ट्रिक्शन एक और ये है कि जो W वेक्टर हम ढूंढेंगे उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी. इट मस्ट बी अ डायरेक्शन वेक्टर. इट्स मैग्नीट्यूड शुड नॉट अफेक्ट इन एनी वे. और कोई भी सॉल्वर जो इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये कंस्ट्रेंट्स मीट होंगी तो ये गैमा फाइंड आउट होगा. यस सर. सो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन ऐसे चलती है. अब जो भी गैमा निकलेगा, वी वांट मैक्सिमम गैमा बट रिस्पेक्टिंग दीज टू कंस्ट्रेंट्स. और इसमें अगर आप दूसरी कंस्ट्रेंट देखें, ये वाली, ये कंस्ट्रेंट एक्चुअली वो स्केल इशू को फिक्स कर रही है. यस सर. मेक सेंस? यस सर. So that's one formulation, although I would prefer direct. I mean, if you don't understand, other than Salahuddin, if you don't understand what I said, it's okay. If you just jump from this to that thing, and that I guess is okay. Yes? ये मैंने अभी explain किया था यहाँ पे कि this is exactly this thing. I've just written the minimum in this way and the ratio as it is. So maximize the ratio, and I have written this minimum in constraint form. Is that okay? Yes, sir.
Okay, great. So now this gamma hat, which is the numerator, this value, I should write gamma hat here as well, just to be consistent. This gamma hat, let's say that number is 14. And the W norm in this particular case, we are not restricting that the W norm is 1 in this second formulation. All we are restricting is maximize this ratio. Let's say the W norm appear to be, let's say 20. That's the best solution. Let's say the solver, the convex optimization solver, solves this problem, this optimization problem, and it turns out that the best solution, the best W's, they have magnitude 20, and the best numerator value just appear to be 14. Okay? Yes? Okay. Then I can always scale W to get this R hat 1. R hat is equal to 1, and the W will be scaled accordingly. W कैसे scale होगा वैसे? The new W, let's say W new, that is W old divided by what? I guess 40? Yes? And W not new is equal to W not old divided by 40. कहने का मकसद ये है कि जो भी आप ये गैमा हैट जो भी मिनिमम आएगा, आप उस मिनिमम को 1 पे मैप कर सकते हैं या किसी भी कांस्टेंट पे मैप कर सकते हैं बाय रीस्केलिंग W, क्योंकि W में स्केल हमारे पास ऑलरेडी अलाउड है. आप W को स्केल कर सकते हैं, जिसका एसेंशियली मतलब ये है कि ये R, ये जो गैमा हैट है, इसकी जगह पे मैं 1 लिख सकता हूं. ये पैरामीटर आउट हो गया और यहां पे भी मैं 1 लिख सकता हूं, 1 या एनी कांस्टेंट, बिकॉज आई कैन जस्ट अचीव दिस बाय रीस्केलिंग W. और W को स्केल करने से मेरा हाइपरप्लेन फर्क नहीं होता अगर मैं W और W नॉट दोनों को स्केल करूं. इज दैट फाइन? और ये वो लास्ट क्लास की फॉर्मुलेशन थी जहां पे हमने एंड किया था, इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मुलेशन. मेक सेंस? Okay. One last thing, if we really want to maximize 1 over W norm, that is equivalent to minimize simply W norm, which is equivalent to minimize W norm square, which is equivalent to minimize W norm square with any constant multiplier, let's say 1 over 2. So this is the formulation that we end up in the last class. And this constraint is just saying that this is the minimum. If this is okay, then I should move on. Yes, sir. Okay. So this is okay, then I am moving on, and I am moving on to a completely different topic now, and I will get back to it again. I want you to be very clear about it. This cost function. This cost function.
Obviously this is for hard margin. For soft margin last time हमने देखा था कि ये C regularization कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं. But right now I'm focusing on hard margin. चलें आगे. अदनान नहीं है, उन्होंने कहा हुआ है किसी और बंदे को सिलेक्ट कर लें जो आंसर देता रहे. Yes. Okay. So I'm now moving towards Lagrange multipliers. And why I am moving towards that, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा. Because ये जो formulation अभी है, ये जो available formulation है, this is also convex. This formulation is convex, and any quadratic programming solver can solve it. This is a convex formulation. Any quadratic programming solver or a convex optimization solver can solve this problem and get the best W's out. No problem. So the problem should be solved here, but I'm moving towards a dual of it. There is a dual form, and why I'll be moving towards that, I will explain that later. ठीक है जी? Okay. Okay, sir. Okay. So Lagrange multipliers या Lagrangian dual क्या होता है, इसको हम समझने के लिए पहले समझते हैं कि constraint optimization problem होती क्या है. Constraint optimization problem ये होती है कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको आपने मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है. तो मैं स्टैंडर्ड वे में जा रहा हूँ कि लेट्स से आई वांट टू मिनिमाइज सम फंक्शन जिसके पैरामीटर्स हैं w. हमारे केस में जो हम मिनिमाइज करने जा रहे हैं, जिसको हम मिनिमाइज करना चाहते थे, वो कुछ ये चीज थी. That's the function in our case in SVM. लेकिन in general this can be any function. Okay. This is called objective function. Objective. सही है? Yes, sir. ओके, नाउ इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए हो सकता है कुछ कंस्ट्रेंट्स हों जिनको हमने फुलफिल करना हो. तो कंस्ट्रेंट्स दो तरह की हो सकती हैं. कुछ कंस्ट्रेंट्स वो हो सकती हैं जो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हों, काफ़ी सारी हो सकती हैं, और कुछ कंस्ट्रेंट्स वो हो सकती हैं जो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हों. तो लेट्स से वी वांट टू मिनिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव, एनी ऑब्जेक्टिव, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट some inequality constraints and some equality constraints. Just to link, हमारे केस में inequality constraints क्या हैं, SVM के केस में, just to link with that, the inequality constraints in our case are yi into w transpose xi. Let's say 5 मैंने लिखा फिलहाल, w naught, that is greater or equal to 1. How can he convert this to this particular form? Because they need less or equal to 0 kind of form. How can he convert that? What should I do? Sir, negative कर लें तो आंसर. Okay, दोनों तरफ negative लगा लें. So yeah, let me do that. So negative here, and the inequality switches. So let me switch the inequality. Is this in this form? No, because I need 0 on the right hand side. What should I do next? I can just pick this -1 and place here. So this 1 will become here, and the right hand side will become 0. So these are the constraints. And this whole thing is g of w on ith example. Okay, that's just in our case in SVM. Otherwise, in general, you have some objective functions, some inequality constraints, and some equality constraints. In our case, there are no equality constraints. They are not there. If this kind of optimization problem is given, sometimes known as primal problem,
Then you can define a function called Lagrangian of this problem, which is defined in the following way. The objective function plus all inequality constraints weighted by some parameters called alpha, and all equality constraints weighted by some parameters called beta. And sum of this, all these objective and constraints, this is called a Lagrangian function of the original problem. Clear? और इस लेग्रांजियन के पैरामीटर्स W तो ओरिजिनल प्रॉब्लम के पैरामीटर थे, इस लेग्रांजियन के अपने भी पैरामीटर्स हैं, अल्फास एंड बीटास. वन रिस्ट्रिक्शन ऑन दीज पैरामीटर्स आर द अल्फास, यानी जो पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को, ये जो लेग्रांज के अपने पैरामीटर्स, इनको कहते हैं लेग्रांज मल्टीप्लायर्स. और इनमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये जो अल्फाज हैं, ये जो इनइक्वालिटी के साथ आते हैं, दे मस्ट बी नॉन नेगेटिव. बीटास जो हैं ये नेगेटिव हो सकते हैं, but alphas must be non-negative. Okay? So इसको जरा गौर से देखिएगा. ये हमारा लेग्रांजियन फंक्शन है जिसके वेरिएबल्स हैं W, अल्फाज. ये अल्फा जो है, ये सारे अल्फाज का वेक्टर है, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड जितने भी अल्फाज हैं के. और सिमिलरली ये जो बीटा है, ये सारे बीटाज का वेक्टर है, बीटा 1, बीटा 2, डॉट बीटा L. जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं, ये K कंस्ट्रेंट्स हैं, ये L कंस्ट्रेंट्स हैं. ओके? W obviously W का वेक्टर है. So this Lagrangian function has many more parameters than this function f, because it has additional parameters, Lagrangian parameters or Lagrangian multipliers. Okay? We are just defining, right now we are just defining that this kind of function is known as Lagrangian. What we are going to do next is to establish a link between the primal problem and the Lagrangian function. But right now we have just defined that any function of this kind is known as Lagrangian. Clear? Or it is called Lagrangian dual. Lagrangian dual. Anyways. Okay. Now, if you just focus on this quantity, if I maximize my Lagrangian function with respect to alpha and beta, I mean, I have this function, and I just maximize this function with respect to alpha and beta. I want the best alphas and betas that maximize this. जब मैं बेस्ट अल्फा और बीटा निकाल लूंगा, तो अल्फा और बीटा की बेस्ट वैल्यूज जब मैं प्लग इन कर दूंगा, तो ये पूरा फंक्शन जो है, ये सिर्फ W का फंक्शन रह जाएगा ना, सिर्फ W एक वेरिएबल रह जाएगा, क्योंकि मैं अल्फा और बीटा के लिहाज से तो मैक्सिमाइज कर चुका हूं इसको. So after maximizing this Lagrangian with respect to alpha and beta, where alpha is restricted to be non-negative, the result will be a function of just W. और अगर आप गौर से देखें, अगर मैं इसको अल्फा और बीटा से के लिहाज से मैक्सिमाइज करूं, और मैंने ये कंस्ट्रेंट्स भी फुलफिल करनी है, ये देखें, ये नेगेटिव है और ये 0 है, ये सारी कंस्ट्रेंट्स भी फुलफिल करनी है, तो मैक्सिमाइजिंग दिस होल थिंग विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड बीटा, अगर तो ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होंगी, यानी GI all these are less than 0, all these numbers are negative and all these numbers are 0, अगर तो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होंगी, तो ये सारी HIs they are all 0, so this whole sum is 0. Yes? So if this thing is all 0, which means the constraints are satisfied, then this whole sum goes to 0. And if all these constraints are satisfied, which means all these things are negative, less than 0, then to maximize this quantity, मैंने पूरी चीज को मैक्सिमाइज करना है, ये नंबर नेगेटिव आ रहे हैं सारे, तो मुझे अल्फा सारे पॉजिटिव चूज करने पड़ेंगे ना, अल्फा सारे 0 चूज करने पड़ेंगे ना. मैं अल्फा 0 चूज करूंगा
तो ये सारा सम 0 हो जाएगा। अगर मैं कोई भी अल्फा नॉन जीरो चूज करूंगा तो ये टोटल सम नेगेटिव हो जाएगा ना। मेक सेंस? नहीं, तो रिपीट करें। मैं रिपीट करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ ना, आपने एक चीज मैक्सिमाइज करनी है एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस अल्फा -5 प्लस 0, इसको मैक्सिमाइज करना है और अल्फा आपको चूज करने की इजाजत है। तो आप क्या अल्फा लेंगे? अल्फा आप नेगेटिव नहीं ले सकते, इस पूरे सम को मैक्सिमाइज करना है। यू कैन नॉट टेक अल्फा वैल्यू एज नेगेटिव। तो अल्फा क्या लेंगे? ये वैल्यू -5 है, 0 पे अल्फा मस्ट बी 0। अगर आप नेगेटिव वैल्यू नहीं कर सकते, अल्फा मस्ट बी 0, क्योंकि अगर आप अल्फा पॉजिटिव लेते हैं तो ओवरऑल जो चीज है वो -5 की वजह से नीचे चली जाएगी ना। मेक सेंस? yes, sir. So all am I saying is that if the constraints are satisfied, then the maximum of this will appear when all alphas are taken 0 and all these are already 0. In that case, the maximum of Lagrangian is exactly the objective function that you want to minimize. This is the only thing that left. Rest of the thing they go away. So if the constraints are satisfied, then maximum of the Lagrangian with respect to alpha and beta is exactly your objective function, which eventually you want to minimize. You want to minimize your objective function, and that is exactly the objective function. Make sense? If the constraints are satisfied. Yes, sir. लेकिन सर हमारे पास इक्वालिटी वाली तो कोई कंस्ट्रेंट है भी नहीं ना यहाँ पे। हमारे केस में इक्वालिटी वाली कंस्ट्रेंट्स हैं ही नहीं, लेकिन ये मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है। So our goal is really to find out the W's that actually minimize the objective function, and this is exactly the objective function if the constraints are there. Why we are talking about Lagrangian function? One beauty of Lagrangian function is that there are no separate constraints to handle. All the constraints, they merge into one function, and there are no constraints to handle. Lagrangian function, if you want to maximize or minimize Lagrangian, that is not a constraint optimization problem because there are no separate constraints. Although these constraints must be listed that all the alphas, they must be greater than 0. But other than that, there are no separate constraints. So it is actually converting a constraint optimization problem to a non-constraint variant. That's one thing. There are others as well in this particular case, but that's one thing. Anyways, I guess we're here that this min-max optimization problem is actually the one that we are after solving. We are going to minimize this thing, and we want these constraints to be satisfied. So that is equivalent to finding out minimum of this. Make sense? Yes? Yes. It turns out that in this particular case, in optimization problem at hand, in this particular case, this max and this min, they can be swapped. This max can appear out and this min can go in. Just in several cases, this is possible to swap this min and max. And in this case, this is also possible. So I've just swapped the min and max. But अगर मैं min को अंदर ले जाऊं, पहले अप्लाई कर दूं और मैक्स को बाहर ले आऊं, तो फिर ये मिनिमम जब मैं W के लिहाज से निकालूंगा, तो जो मैं मिनिमम W के लिहाज से निकालूंगा, चूंकि W की बेस्ट वैल्यू मैं प्लग इन कर चुका हूं लेग्रांजियन के अंदर, तो अब लेग्रांजियन जो है वो सिर्फ अल्फा और बीटा का एक फंक्शन रह जाएगा क्योंकि W इज प्लग्ड इन. मेक सेंस? दोबारा से बताता हूं. अगर मैं मिन और मैक्स को स्वैप कर दूं, जो कि इस केस में मैं स्वैप कर सकता हूं, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स व्हाई, बट आई कैन स्वैप मिन एंड मैक्स हियर. अगर मैं मिन को पहले लगा दूं, मैक्स को बाहर ले जाऊं, तो मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, जो लेग्रांजियन है
इसके 3 किस्म के वेरिएबल्स हैं, डब्ल्यूज, अल्फाज एंड बीटाज। अगर मैं इस लेग्रांजियन को डब्ल्यू के लिहाज से मिनिमाइज कर दूं तो फिर डब्ल्यू, बेस्ट डब्ल्यू जब मैं प्लग इन कर दूंगा फाइंड आउट करके, तो डब्ल्यू तो एलिमिनेट हो जाएगा ना, उसकी मिनिमम वैल्यू हम लगा दूंगा। तो लेग्रांजियन जो टोटल है वो सिर्फ अल्फा और बीटा का एक फंक्शन रह जाएगा। अल्फा एंड बीटा विल बी द ओनली वेरिएबल्स लेफ्ट। That's what I'm saying. If I minimize Lagrangian just with respect to W, then after finding out the best W to minimize Lagrangian and plugging in the value of the W, alpha and beta will be the only variables. So the overall function will be the function of alpha and beta. और उसके बाद मैं अगर maximum find out कर लूं alpha और beta के लिहाज से, I'll be having my value. So ये जो चीज मैंने बॉक्स में लिखी है यहाँ पे, that will turn the Lagrangian to a function of alpha and beta. और फिर जब मैं maximize करूंगा with respect to alpha and beta, eventually I will be finding out the best value of my objective function. Is that okay? अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो सिर्फ ये देख लें कि I have just swapped min and max together, and that is doable here. जी सर, समझ आ गई। चलें आगे। Okay. In certain cases, if the primal problem and the dual problem, this is the value of the primal objective function, or primal problem, this is the value, optimal values, star jo hai ye optimal values. This is the optimal value for dual problem. In certain cases, when the strong duality exists, strong duality होती है कि primal की भी वही ऑप्टिमल वैल्यू वही है जो डुअल प्रॉब्लम की है। एक ही प्रॉब्लम था ना, उसका हमने लैग्रांजियन डुअल लिया। आप डुअल को सॉल्व करते हैं तो एक ऑप्टिमल वैल्यू आएगी। अगर प्राइमल को सॉल्व करें वही वैल्यू आए तो हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग डुअलिटी इसमें एग्जिस्ट करती है। स्ट्रॉन्ग डुअलिटी नॉर्मली एग्जिस्ट करती होती है जब आपकी प्राइमल प्रॉब्लम भी कॉन्वेक्स हो और आपकी डुअल प्रॉब्लम तो होती ही कॉन्वेक्स है, तो नॉर्मली एग्जिस्ट करती होती है। जब कभी ये स्ट्रॉन्ग डुअलिटी एग्जिस्ट करे तो वहां पे कुछ 5 कंडीशंस होती हैं, ये वाली 5 कंडीशंस जिनको केकेटी कंडीशंस कहते हैं, ये क्रॉस कॉन्टुकर कंडीशंस, ये सेटिस्फाई होना लाजमी है। जहां कहीं ये सेटिस्फाई हो जाएं, वो प्रॉब्लम जो है उसका प्राइमर और डुअल उनमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, और जहां कहीं प्रॉब्लम्स में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो वहां ये 5 कंडीशंस लाजमी सेटिस्फाई होती हैं। ये 5 कंडीशंस कौन सी हैं कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ये 0 होगा हमेशा लेग्रांजियन का, विच मीन्स कि हमने मिनिमम फाइंड आउट करना है। मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जाहिर है डेरिवेटिव 0 आएगा। डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू बीटा ये भी 0 आएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिस पे हमने फोकस करना है वो ये वाली है। और भी हैं कंडीशंस, ये तो वही है जो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन वाली है, ये भी वही है जो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन वाली है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केकेटी कंडीशन है जिस पे हमने फोकस करना है, ज्यादा फोकस करना है, दैट इज दिस कंडीशन, दैट अल्फा आई एंड द कंडीशन, द इनइक्वालिटी कंडीशन, देयर प्रोडक्ट इज 0, क्रॉस केकेटी कंडीशन। इसको याद रखिएगा, ये कंडीशन क्या है मैं लेटर ऑन बताऊंगा कि इस कंडीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। लेकिन जहां कहीं ये स्ट्रॉन्ग डुअलिटी एग्जिस्ट करती हो वहां केकेटी कंडीशन मस्ट फॉलो होती हैं। और हमारे केस में हम देखेंगे ओरिजिनल प्राइमल प्रॉब्लम कॉन्वेक्स है, उसका डुअल भी कॉन्वेक्स होगा, स्ट्रॉन्ग डुअलिटी एग्जिस्ट करेगी, एंड हेंस ये केकेटी कंडीशन फॉलो होंगी, जिसमें से हम फोकस करेंगे इस एक कंडीशन को टू आर्ग्यू के सपोर्ट वेक्टर मशीन्स जो हैं ये क्यों इतनी पावरफुल हैं। आई विल आर्ग्यू, और इसका लॉजिस्टिक रिग्रेशन से रिलेशनशिप जो मैंने बताया था स्पार्सिटी वाला, वो कैसे इनकोड होगा। ऑल वी नीड इज दिस पर्टिकुलर कंडीशन। सही है? फॉर नाउ it is just okay to assume that all these 5 conditions will hold in our case in SVM, and we will be focusing on this third condition. Sir, yes, ये duality वाली बात दोबारा एक्सप्लेन कर दें। duality ये एक primal problem थी ना, ये एक primal problem थी। Focus on this, that's a primal problem. Yes, minimize something with respect to that. Yes sir, that's a dual problem. Minimize this and then maximize, that's a dual problem in the Lagrangian. yes sir. So dual problem जो है ये भी एक optimization problem है, you need to find out maximum and that will be eventually a value, a real number. Yes. जो आपकी primal problem है ये भी एक optimization problem है, at the end of the day you want to find out a value.
यस सर। सो स्ट्रॉन्ग डुअलिटी ये होती है कि आपकी जो प्राइमल प्रॉब्लम है और आपकी जो डुअल प्रॉब्लम है, क्योंकि लेग्रांजियन तो आप किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का लेग्रांजियन बना सकते हैं, उसका डुअल बना सकते हैं। यस इसको मैं डुअल प्रॉब्लम कहूंगा, उसको प्राइमल प्रॉब्लम कहूंगा। अगर प्राइमल प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है, डुअल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन अगर वो सेम हो, तो हम Yes, कहेंगे स्ट्रॉन्ग डुअलिटी एग्जिस्ट करती है। कई दफा ऐसा होता है कि प्राइमल प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो बहुत छोटा होता है, डुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो एक्चुअल सोल्यूशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, एंड दे डोंट हैव इक्वालिटी। what actually happens is the following: always the primal solution is always smaller than the solution of the dual problem. Both are optimization problems. In certain cases, the primal and the dual, they are equivalent, they are equal. In these cases we say that the strong duality exists between primal and dual. In those cases the KKT conditions are also hold, and in those conditions solving the primal problem using its dual is beneficial. Sometimes it is beneficial because it will give the same solution. जहां कहीं डुअल की वैल्यू डिफरेंट आएगी प्राइमल से और बड़ी आएगी, वहां पे लेग्रांजियन डुअल के थ्रू प्राइमल को सॉल्व करना मे बी अ डिजास्टर. Yes, sir. And in SVM case, strong duality holds. I'm saying that without proof, which means the KKD condition holds. I'm again saying that without proof. But we will be using this particular third condition by assuming, or you can believe me, that the strong duality holds. Yes. And this third condition will be very, very helpful later on. Clear? Yes, sir. Okay. So now let's build the Lagrangian function of SVM formulation. That's the primal constraint optimization problem. That's the dual. Make sense? This is Gi of W less or equal to 0. Make sense? Yes, sir. और ये यहाँ पे जो एक माइनस आया हुआ था वो मैं यहाँ पे ले गया हूँ. अगर यहाँ पे प्लस लगा देना, ये जरा गौर से देखिएगा, आपने देखा होगा लेग्रांजियन में तो यहाँ पे प्लस करते हैं ना सारी कंस्ट्रेंट्स को, तो वो एक y के साथ भी तो माइनस आया हुआ था ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए. Yes, remember that? If you don't remember, let me focus on here. अगर मैं y के साथ प्लस लगा दूं और इसके साथ माइनस लगा दूं और माइनस बाहर लिख दूं, that will be equivalent. Yes? Yes, sir. Let me ये जरा गौर से देखिएगा. माइनस वाई आई W transpose xi plus W naught plus 1 is less or equal to 0. Yes, that's this particular thing. अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहां पे प्लस आ जाएगा और यहां पे माइनस आ जाएगा. That's the same thing ना? सही है? Yes, sir. और ये मैं प्लस नहीं लिखता यहां पे, ये माइनस यहां पे लिख देता हूं. अब इस चीज को जरा गौर से देखिएगा, ये मेरी कंस्ट्रेंट है और ये माइनस मैंने समेशन के बाहर पुल कर दी हुई है इधर. Make sense? This minus is out and this is the thing. Otherwise यहां पे प्लस होता, यहां पे भी माइनस लगाते, यहां पे भी प्लस लगाते. Yes? Yes, sir. सर Okay. हमारे केस में तो बीटा वाला पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता. नहीं है, बीटा नहीं है. ये बी जो है ना, ये बीटा वाला Yes, sir. बी नहीं है, ये वो W नॉट वाला है. That is Yes, also sir, big. वो मुझे समझ आ गया. तो फिर सर इसे हम लैग्रांजियन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि वो दो कंडीशंस नहीं प्रपोज करता. जरूरी नहीं है दो होना. अगर किसी केस में इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर अल्फाज नहीं होंगे. अगर दोनों एग्जिस्ट करें तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे.
अगर उनमें से कोई एक मिसिंग होगा तो वो वाला पार्ट लेग्रांजियन में मिसिंग होगा। यस सर। Okay, so far so good. That's our objective function. That's our objective function. That's our constraint, and that's our Lagrangian. अब हमने करना ये है कि इसको, if you remember, we want to minimize it with respect to W as well as with respect to B. ये W और B हमारे primal parameters हैं। जो जवाब आएगा फिर उसको हम मैक्सिमाइज करेंगे with respect to alpha. Yes, that's how we will solve the dual problem or the Lagrangian function. So let's minimize this with respect to W by differentiating this with respect to W. और जब हम डेरिवेटिव लेंगे फिर उसको जीरो को इक्वल पुट करेंगे to find out the value of W. Is that okay? So that's our Lagrangian. Let's differentiate this with respect to W. जब W के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका जवाब जो डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू W आ जाएगा W माइनस इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे इनसाइड तो दैट वुड बी I वेरीज फ्रॉम 1 to m. इसको जस्ट वेक्टर फॉर्म में स्क्वायर्ड फंक्शन ही देखें, 2 नीचे आएगा 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। और यही प्राइमरी रीजन थी यहाँ पे 1/2 लगाने की। ये 1/2 बिला वजह लगा दिया था। ये सिर्फ ये था कि जब ये 2 आए तो ये 1/2 कैंसिल हो जाए ताकि क्लीन फॉर्म बन जाए, दैट्स ऑल। अदरवाइज ना भी लगाएं तो दैट्स ओके। अब मैं अगर W का डेरिवेटिव लूं ये अंदर तो दिस विल बी अल्फा I yi into xi, your W will go away, and that's all, I guess. Rest of the things are constant. That's the derivative with respect to W. Make sense? क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म they are just constant with respect to W, they will go away. और डेरिवेटिव इस टर्म का W के लिहाज से W will disappear. Yes? Okay. So अब अगर मैं इस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करूं बिकॉज आई वांट टू मिनिमाइज Lagrangian विद रिस्पेक्ट टू W, आई डिफरेंशिएट एंड देन आई पुट इट इक्वल टू जीरो, तो फिर W की वैल्यू ये आ जाएगी। इज दैट ओके? Is this okay? Okay, I continue. Now, if I differentiate this with respect to B, because these are also my primal parameters with respect to B, and put it equal to zero, the derivative with respect to B looks like this goes away. So the objective function is just zero. यानी जब मैं derivative लूंगा, it is zero. और यहाँ पे B के साथ जो टर्म आ रही है वो सिर्फ आ रही है AI yi summation, और मैं इसको जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा। This is the derivative with respect to B, and I need to set that derivative equal to zero to find out the minimum, and that's the derivative with respect to B. Okay? Yes? Is this okay? अजान हो रही है, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। अजान हो रही है, यस सर। let's take a break of
जी जनाब, रिज्यूम करें। जी सर। ओके, where were we? I guess here. Yes. वो 0 इक्वल पुट किया Sorry. नहीं सर, मैं वही स्टेप बता रहा था। ठीक है जी सर। ठीक है. So if we differentiate our Lagrangian with respect to W to minimize this with respect to W and set that equals to 0, this situation comes. And if we differentiate with respect to B and put it equal to 0, then this situation comes. And obviously, if you go back and you see, now we have minimized, now we have to plug in the best values or the values that minimizes this Lagrangian back, and the function will be the function of alphas and betas, in our case just alphas. So let's plug in the values back of whatever the best values we found. It turns out that the best W is this, and this does not give any value. So let's plug in that in and see what happens. If we just go back and plug in the value of W here, the best value we just found, and the value here we just found, and rearrange everything, then the result will become like in the form where the W will no longer be there. So let's see. So can anybody help me plugging in these things? Let me make an empty slide to so our original function, let me copy the function. That's our function. Let me just make it a little smaller. And it just turns out that this W is equal to this W, the best W just turns out to be equal to summation I varies from 1 to M. Here M because we have M number of examples, alpha I, yi, and xi. Here this I just is the superscript. I'm just following. That's the best W. Further, summation I varies from 1 to M, alpha I and yi, that is equal to 0. So this we found with these two. So let's plug in the value of W here. First of all, you need to notice that this W square, that is equal to W transpose W. Make sense? Yes, if I have a vector and I have a magnitude square, that just means the dot product of the vector with itself. Is that okay? Yes. Okay, so let's write the W here and W transpose here and see what happens. So L, after plugging in, after having the W value plugged in, this will be just the function of alpha because W will go away. Let's plug in the best value of W here, 1/2 summation I varies from 1 to M, that's W transpose, alpha I, yi, xi transpose, that's W transpose, into W, which is, by the way, taking W transpose is just transposing this X because X is the only vector. All the other things are real numbers. Yes? X is our feature vector. Is that okay? Yes, sir. Okay. Now we have 1/2. Let's say J varies from 1 to M, alpha I, yi, and X. Oh, sorry, this is J.
just to use a different subscript. If I vary j from 1 to m, that's the same thing. J from xj, that's it. That is the first thing. Okay. Minus, here I'm going to write minus summation I varies from 1 to m, alpha I, yi. Now I need to write the value of w here, which is summation. Let's say j varies from 1 to m. What's the value? Value is alpha I, alpha j, yj, and xj transpose. That's the value. Times, so that's w, times xi, which is this x, plus b, minus 1. Is that okay? Okay. Is that okay? सर ये 1/2 दो दफा लिखा है आपने यहाँ पर, ये फर्स्ट में ये जी वाला, और ये 1/2 नहीं आता. यस, थैंक यू. यस, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. ये नहीं आता. इज दैट ओके? यस सर. Okay. I can combine these, and by the way, I can just write this transformed version, like इसको मैं I और इसको J, ये subscript variable जो भी मैं लूँ, it's perfectly okay. So for example, मैं इसको I और दूसरे को J कर सकता हूँ. It's perfectly fine. You know that this, whether you use this as I or J or whatever, that's fine. For example, I can just write this as J, this as J, this as J, and I can write this as I, this as I, this as I, this as I, this as J, and everything will just be okay. Is that okay? I can use any variable anywhere. Yes? Yes sir. So now if you see the top thing, that is 1/2 summation I, summation J. I'm not writing I varies from 1 to m. I'm considering that you now know what do it means. Alpha I, alpha Sir? J. Yes. सर हमने b को क्यों फिर डेरिवेटिव लिया था, अगर हमने उसकी जगह कुछ पुट ही नहीं करना था? क्योंकि b की वैल्यू निकली नहीं. हमने डेरिवेटिव तो सारे वेरिएबल्स के लिहाज से करना था, सारे पैरामीटर्स के लिहाज से करना था, और b को एलिमिनेट भी होना चाहिए. इस फंक्शन में b को एलिमिनेट भी होना चाहिए. ये फंक्शन सिर्फ अल्फा का रहना चाहिए. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अभी b की कोई वैल्यू नहीं निकली जिसको हम प्लग इन करते. w की तो निकल आई ना. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ठीक है. यस सर. सो ये मैं टॉप क्वांटिटी लिख रहा हूं, अल्फा i, अल्फा j, yi, yj, and then we have xi transpose into xj. That's the top quantity. Okay. Minus I j, ध्यान से देखिएगा, अल्फा i, अल्फा j, yi, yj, xi transpose xj, and that's this. If I multiply these two together, and if I just go inside, then this will become like ये माइनस, ये इतना हिस्सा हो गया, अभी तक इतना हिस्सा हो गया. ठीक है, ये इतना हिस्सा हो गया. अब अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊं तो दिस विल बिकम फर्दर माइनस, यानी इसी को मैं अगर अल्फा और वाई को बी के साथ ले जाऊं तो ये बनेगा अल्फा आई, वाई आई,
और इसी को अगर मैं आगे ले जाऊं यहां पे, सो दैट इज बी टाइम्स दिस, और इसी को अगर मैं आगे ले जाऊं तो दिस विल बिकम लाइक प्लस अल्फा आई। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इधर गौर से देखिएगा, यस सर। ये अल्फा आई जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको मैं सेपरेट आउट कर सकता हूं ना। ये अल्फा और वाई जब बी से मल्टीप्लाई होंगे तो मैं इसको भी सेपरेट आउट कर सकता हूं, ये कर दिया। Yes. बाकी जो है उसको मैंने यहां पे लिख दिया ऐसे। अब अगर गौर से देखिए, आपको ये पता है कि ये चीज जीरो है, लिहाजा दिस विल गो अवे, ये तो जीरो हो गया ना, दिस विल गो अवे। और अगर इसको देखें तो ये आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है ये। यानी ये ऐसे ही है जैसे आपको कहें 1/2x माइनस x, तो ये जवाब आएगा -1/2x। Yes, sir. मेक सेंस? यस सो सर, हम बी को 0 कंसिडर कर रहे हैं। बी जीरो नहीं है, ये वाली वैल्यू जीरो है जो बी से मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि अच्छा ठीक है सर। तो बी खुद ब खुद वैनिश हो गया ना। यस सर। बी की वैल्यू अभी तक हमने नहीं निकाली, लेकिन बी यस सर। वैनिश हो गई। Now this should make हमने sense. अल्फा ए को 0 कंसिडर किया है लैग्रांजियन के मुताबिक, तो वो फिर सारी टर्म 0 हो गई है। नहीं 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 नहीं, ये वैल्यू, ये जवाब निकला था कि दिस समेशन बिकम 0, एंड इट टर्न्स आउट कि बी जो है, बी इसी समेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है अगर हम इसको एक्सपेंड करें। अच्छा ठीक है बी, सर, सही है। ठीक है ना, इस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि खुद 0 है, हमने ठीक है कुछ सर। अज्यूम नहीं किया। ठीक है यस। यस अच्छा, सर। अब मैं अगर इन दोनों को कंबाइन करूं तो ये -12 आ जाएगा और ये चीज एज इट इज आ जाएगी। तो नाउ यू शुड सी दी फंक्शन जिसके पैरामीटर्स ना तो w हैं ना b हैं, सिर्फ अल्फा की बेस पे, दैट्स दी फंक्शन। यस। Yes, sir. लेकिन सर जब लास्ट आपने पॉइंट कहा है उसमें हमने पहले ही कहा था ना कि अगर हमें उस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो हम अल्फा को क्योंकि 0 लेंगे, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव है, तो वो उसकी बेस से भी मतलब 0 नहीं हो सकता। अल्फा को 0 लें कहां पे? सर यही जो हम अभी मैक्सिमाइजेशन स्टेप पे आए ही नहीं, हम अभी सिर्फ मिनिमाइज कर रहे हैं लैग्रांजियन को विद रिस्पेक्ट टू w एंड b। अभी मैक्सिमाइज करेंगे यहां पे आगे। ठीक है सर। Is that okay? This is the function that we want to maximize, and in the notes by Andrew Ang, they have written this function as w alpha rather than l alpha, w alpha, because this is the function of alpha. Clear है? यस सर। Okay. So अब हम मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मिनिमाइज हमने कर लिया, अब हम मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं इस स्टेप के अंदर। So what do we need to maximize? We need to maximize this quantity. So maximize this quantity. Are there any constraints? Yes. This must be 0. Remember? That is now a constraint. When we differentiate with respect to b, that identity just pops up, which means we have to respect this identity. Now we are going to maximize with respect to alpha. We must care about that, find out the alpha that respect this constraint. Make sense? Yes. And the other constraint is that all these alphas, they must be non-negative. That is due to Lagrangian condition. जो inequalities के साथ alphas आते हैं, they must be non-negative. This is the dual problem. This is the problem that we need to maximize. सर फर्स्ट कंडीशन क्या है? सेकंड तो लैग्रांजियन वाली है ना, फर्स्ट कंडीशन क्या है? ये वाली? यस सर। ये कंडीशन है by the definition of Lagrangian. When you define these, you need to set these alphas to be
यानी जो इनइक्वालिटी के साथ लेग्रांज मल्टीप्लायर्स आते हैं दे आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, दैट्स डेफिनेशन। नहीं सर, दूसरी ये वाली नहीं, जो पहले आपने कहा था कि हमें इसको भी रिस्पेक्ट करना है, जिसमें आपने टिक भी किया ऊपर बॉक्स बना के। वो ये कंडीशन है, मेक सेंस? When we differentiated our Lagrangian with respect to B, this condition pops up. It never Yes, sir. gives us a value of B, but it is a condition. Yes, sir. And that's I'm writing here. Okay? Make sense? ठीक है सर। Okay, that's it. Now we need to maximize this. That's an optimization problem, finding out maximum of this subject to these constraints. आपको लग रहा होगा कि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम वैसी ही है, इसकी भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। ओरिजिनली हम कुछ मिनिमाइज करना चाह रहे थे, अब हम कुछ मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। ओरिजिनली भी हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स थी, यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। तो इतनी सारी मैथमेटिक्स और इतनी सारी डेरिवेशन करने के बाद हासिल क्या हुआ? अब ये भी एक कन्वेक्स प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करने का एक तरीका है, उससे ये सॉल्व होकर बेस्ट अल्फाज हमें मिल जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इतना सारा कान को इधर से पकड़ने का फायदा क्या था? जो डायरेक्ट प्रोग्राम था, ओरिजिनल प्रोग्राम, जो ये वाली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये भी कॉन्वेक्स है, इसको एज इट इज सॉल्व कर लेते। लेग्रांजियन डुअल बनाया, फिर पता नहीं क्या कर करा के इस नतीजे पे पहुंचे। और अब ये भी एक मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है जिसकी कोई कंस्ट्रेंट्स हैं, इसको सॉल्व करना, ये भी कॉन्वेक्स है। तो इसको सॉल्व करके वो सॉल्व होना था जिसको हम ओरिजिनली भी सॉल्व कर सकते थे बड़ा क्विकली। व्हाट आर द बेनिफिट्स? ये वैलिड सवाल है जी। यस। तो दो बेनिफिट्स हैं, दोनों की तरफ मैं हाईलाइट करूंगा डुअल में आने के, लेग्रांजियन डुअल में आने के, सपोर्ट वेक्टर मशीन के केस में, हर केस में नहीं, सपोर्ट वेक्टर मशीन के केस में। एक बेनिफिट आपको यहां पे अभी नजर नहीं आएगा, लेकिन वो इस फॉर्म में नजर आ रहा होगा कि नाउ योर एक्स एंड एक्स, योर फीचर वेक्टर्स, दे अपीयर इन ट्रांसफॉर्म, दे अपीयर इन डॉट प्रोडक्ट वे। एक फीचर रियल नंबर चेंज हो जाएगा ना, प्रोडक्ट निकल आएगा उनका, तो प्रोडक्ट निकला आएगा, डॉट प्रोडक्ट है ये फीचर वेक्टर है, ये एक फीचर वेक्टर, दोनों को डॉट प्रोडक्ट। और ये मैं डॉट प्रोडक्ट को जनरल फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, इनर प्रोडक्ट को, ठीक है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप इधर ट्रांसपोज लिखा हो और ये मल्टीप्लाई किया हो। सो लेट मी जस्ट डिफाइन जस्ट हियर दैट सर सिर्फ ये वेक्टर है तो ये तो एक रियल नंबर ही एंड पे निकल आएगा। रियल नंबर ही बनेगा ना, तो ये एक फंक्शन का रिजल्ट तो हमेशा रियल नंबर आएगा ना। यस सर, तो ये फीचर डिपेंडेंट नहीं रहेगा स्पेस? नहीं, फीचर डिपेंडेंट तो है ये भी। अभी किस किस्म का डेटा होगा उसके लिहाज से अल्फाज निकलेंगे, अभी भी ट्रेनिंग डेटा के लिहाज से अल्फाज निकल रहे हैं। यस सर। जो बेनिफिट ये है ना, ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाना, इट इज अ ह्यूज बेनिफिट, और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये एक बेनिफिट है, कैसे है मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल जो ओरिजिनल फॉर्मुलेशन थी उसमें हमारे ट्रेनिंग डेटा डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं था। ये फॉर्मुलेशन थी, ट्रेनिंग डेटा इस फॉर्म में नहीं था कि वो डॉट प्रोडक्ट्स की फॉर्म में आए। इट वॉज नो लॉन्गर देयर इन द ओरिजिनल फॉर्मुलेशन। In the dual formulation, just turns out that the training data, the feature vectors, they appear in dot product form, and they appear nowhere else. Wherever they appear in a dot product form. Yes? Okay. Yes sir. And that's an advantage. ये क्या advantage है? I will tell that in the next video. लेकिन ये एक advantage है, सही है? अभी तक आप ये क्यूरियस होंगे कि ये क्या एडवांटेज है भाई, लेकिन आई विल शो यू दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज। जो दूसरा एडवांटेज है जिस पे मैं इसी वीडियो के अंदर फोकस करना चाह रहा हूं वो है स्पार्सिटी ऑफ सॉल्यूशन। उस पे मैं जाता हूं, और मेरे पास लेट्स से अभी कोई करीब 10 मिनट हैं। आई वांट टू एक्सप्लेन दैट। अगर आप यहां पे गौर से देखें, W इज योर ओरिजिनल पैरामीटर्स। यस, W आपके ओरिजिनल पैरामीटर्स है ना, W और B, W and B. So let me focus on just W now. W is the original parameters. Yes? Okay. And they are generated by alpha I, yi in xi or all training points. इसका मतलब है कि ये पैरामीटर्स डिपेंड कर रहे हैं
सारे के सारे ट्रेनिंग पॉइंट्स के ऊपर, और ट्रेनिंग पॉइंट की फिर जितनी डायमेंशनैलिटी है उसके ऊपर एंड सो ऑन। सो अगर मेरे पास m ट्रेनिंग पॉइंट्स हैं तो मेरे पास जो w है वो डिपेंड कर रहा है m ट्रेनिंग पॉइंट्स के ऊपर, विच मींस इट्स रियली बैड, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल, इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ नंबर्स। यस यस सर। ओके। अब जरा आप वापस जाएं केकेटी कंडीशन के ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर जो बेस्ट अल्फा है, बेस्ट अल्फा उसकी ये प्रॉपर्टी है, यानी जब आप ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ये वाली प्रॉब्लम, तो जो बेस्ट अल्फाज निकलेंगे जिनको मैं अल्फा स्टार कह रहा हूं, उनकी ये प्रॉपर्टी है कि उनके साथ जब आप कंस्ट्रेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स, द आंसर मस्ट बी जीरो, दैट्स अ केकेटी कंडीशन। क्लियर है? यस सर। Okay. Now our conditions are as follows. Gi W star is less than 0, less or equal to 0. So ये प्रोडक्ट 0 होने के लिए जहां कहीं ये वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगी, यानी कंस्ट्रेंट की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगी। जरा गौर से देखिए कंस्ट्रेंट क्या थी, अगर मैं दोबारा यहां पे लिख दूं वाई आई डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस डब्ल्यू नॉट इज लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसा ही है ना? मैं 1 को इधर ले जाऊंगा तो वो इस फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन कंस्ट्रेंट एक्चुअली तो यही थी ना? यस। जिनके लिए ये एग्जैक्ट इक्वल टू 1 आएगा, जिनके लिए एग्जैक्ट इक्वल टू 1 आएगा, दो तरह की फॉर्मुलेशन है ना, एक ये कि ये लेस देन 1 है, एक ये कि ये इक्वल टू 1 है। एग्जैक्ट इक्वल टू 1 आएगा, वो पॉइंट्स होंगे जो मार्जिन को डिफाइन कर रहे होंगे। यस। बाकियों के लिए ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी, ऐसा ही है ना? यस सर। अगर मैं वापस जाऊं यहां पे इस इनइक्वालिटी पे जाऊं ना, इस इनइक्वालिटी में इक्वल कब आएगा, यानी मैं इसको अगर लिखूं कुछ इस तरह से माइनस वाई आई डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस डब्ल्यू नॉट लेस देन और इक्वल टू -1। तो अब दो तरह के केसेस हैं। इक्वल वाली कंडीशन क्या है और लेस देन वाली कंडीशन क्या है? लेस देन जो कि असल में ग्रेटर देन है स्विचिंग के पहले, ये तब आएगा जब वो वाले पॉइंट्स आएंगे जो मार्जिन को डिफाइन नहीं कर रहे, जो प्लेन से बहुत दूर हैं। इक्वल वाली कंडीशन उनके लिए होल्ड करेगी जो मार्जिन को डिफाइन करने वाले पॉइंट हैं, जिनके लिए ये वैल्यू जो न्यूमरेटर था वो मिनिमम था। रिमेंबर दैट? यस। दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस। इक्वल उन पॉइंट्स के लिए आएगा, यानी ये कंस्ट्रेंट जो है this constraint, it will be true with equality for those points that are defining margin, one or maybe more than one points, लेकिन वो मार्जिन को डिफाइन कर रहे हैं जो प्लेन के बिल्कुल करीब पॉइंट्स हैं, जो मार्जिन को डिफाइन कर रहे हैं। मेक सेंस? बाकी सारे पॉइंट्स के लिए ये जो कंस्ट्रेंट है वो इस फॉर्म में जाएगी। यस? यस सर। और वो तमाम पॉइंट्स जो मार्जिन को डिफाइन नहीं कर रहे, जो प्लेन से बहुत दूर हैं, उनके लिए कंडीशन स्ट्रिक्टली लेस देन 0 की होगी। यस? यस सर। और उन तमाम पॉइंट्स के लिए जिनके लिए कंडीशन स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगी, अल्फा आई मस्ट बी 0 टू मीट दिस केकेटी कंडीशन। अगर जी आई वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, स्ट्रिक्टली नेगेटिव है, तो 0 प्रोड्यूस करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा मस्ट बी 0। यस? There are only few alphas जो के मार्जिन डिफाइन करने वाले पॉइंट्स हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्फाज हैं, ओनली दोज अल्फाज आर नॉन जीरो। रेस्ट ऑफ
all the alphas are 0. So इसको यूं समझें कि आपके पास अल्फा का वेक्टर है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m. आपके पास इतने ही अल्फाज होंगे जितने ट्रेनिंग पॉइंट्स हैं. इनमें वो तमाम अल्फा 0 होंगे जो उन पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हैं जो पॉइंट्स मार्जिन डिफाइन नहीं करते. सिर्फ वो वाली वैल्यूज नॉन जीरो होंगी, सम वैल्यूज, ये जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं उनको मैं स्टैरिक में लिख रहा हूं. सिर्फ वो वाली वैल्यूज नॉन जीरो होंगी जो उन पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्ड करती हैं जो पॉइंट्स मार्जिन डिफाइन करते हैं. सो दिस अल्फा वेक्टर is really a sparse vector. It contains a lot of zero values and only few non-zero values. Make sense? Because of this KKT condition. Yes, sir. और ये जो पॉइंट्स हैं जो मार्जिन डिफाइन कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को कहते हैं सपोर्ट वेक्टर्स. ये जो पॉइंट्स है ना, ये तो जो यानी वो अल्फा, नहीं, ये ट्रेनिंग पॉइंट फीचर वेक्टर, ऐसा फीचर वेक्टर जो एक्स होंगे, इनको कहते हैं सपोर्ट वेक्टर्स. सपोर्ट वेक्टर्स वो पॉइंट्स हैं जो मार्जिन को डिफाइन कर रहे हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस पे हैं प्लेन के. मिनिमम डिस्टेंस ये 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं. सही है? यस. ओके सर अब ये मेरा क्वेश्चन है सर, एक्स जो है वो हमारे सैंपल है, जो डब्ल्यू है वो तो हमारे वेट्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, जो बी है वो बेस बायसेस हैं, जो अल्फाज हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशन में? अभी तक अल्फाज जो है ना वो सिर्फ डुअल स्पेस के वेरिएबल्स हैं. अभी तक वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यानी एक तरह से अगर हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो उसके नतीजे में अल्फाज रिजल्ट हुए हैं. Exactly, these are variables in the dual space that we will no longer be needing, but they have certain property when we go to dual space. Yes. Okay, now that's the crux. Now a lot of alphas are 0, which means W, which is the actual parameter vector, is not defined, is not constructed for with a lot of numbers. A lot of alphas are 0, so only the points, only the xi's, the points that are just the support vectors, only those points are generating this W. Make sense? यानी सर W वेक्टर जो है वो भी स्पार्स होगा. W वेक्टर खुद स्पार्स नहीं होगा, बट W वेक्टर ऑल्दो इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन ये W जिन ट्रेनिंग डेट जितने नंबरों से ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दोस नंबर्स आर रियली स्मॉल. यस सर. मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, यानी कि इसके अंदर कोई जीरो नहीं आएंगे, यानी वेट्स ही आएंगे, बट जो वेक्टर से मल्टीप्लाई होके आ रहा है वो उनमें स्पार्सिटी होने की वजह से रिडक्शन हो जाएगी वेक्टर साइज में. ये रिडक्शन मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि अब अगर एक्स आई को आप किसी बहुत बड़ी फाई स्पेस से मैप कर दें किसी बड़ी स्पेस के अंदर और वो जी आई बन जाए, जी आई की डायमेंशन बहुत ज्यादा हो एक्स आई की निस्बत, लेट्स से एक्स आई की डायमेंशन डी है और जी आई की डायमेंशन डी डैश हो, और लेट्स से डी डैश इज हिलेरियसली बिगर देन डी, even then W will depend upon not on dimensionality, it will depend upon the number of points. अगर आपकी बड़ी स्पेस के अंदर सपोर्ट वेक्टर्स 3 या 4 हैं तो W will depend upon that. The number of parameters will not increased by increasing the dimensionality, which is really strange. क्योंकि number of parameters जो हैं किसी भी मॉडल के, they depend upon the dimensionality of the feature space, and that is precisely what do we mean by curse of dimensionality. But in the case of support vector machines, even if you increase your feature space, dimensionality of your feature space, it still depends upon the number of support vectors, not regardless of the dimensions. Yes. That means you can enjoy very high dimensional spaces, working in very high dimensional spaces, without actually going to overfit. Yes. The actual parameters, they do not depend upon dimensionality. They depend upon the number of support vectors. If the number of support vectors is large, then you may overfit. If the number of support vectors is small, then you will not overfit, regardless of the dimensionality of the feature space. You can transform to even, you can, by the way, transform to infinite dimensional spaces. And this is only SVM that justifies it. Yes.
अब जरा सोचें कि आपके पास एक फीचर स्पेस है जिसके इन्फिनिट कंपोनेंट्स हैं, उस फीचर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वैसे तो सर अब क्वांटम कंप्यूटिंग भी आ रही है। नहीं, पता नहीं क्वांटम कंप्यूटिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो दूसरा सवाल मैंने अभी किया, ये सलाउद्दीन तरह सुनिएगा, ये जो दूसरा सवाल मैंने अभी किया ना, कि अगर आप आपकी जो फाई है ये एक्स आई को मैप करती है जी आई में, और जी आई की नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो इन्फिनिटली मैनी है, how will you carry out the optimization problem practically, because you have no way to represent these zi vectors which you need here, है ना? यस सर। वैसे अगर इटसेल्फ पॉसिबल नहीं है, थ्योरी में पॉसिबल है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। And that's exactly what is the power of dot product. This will make it possible, and that I will explain in the next lecture. मैंने आपको बताया था दो फायदे हैं, मैंने आपको बताया था दो फायदे हैं एसवीएम के लैग्रांजियन डुअल से उसको सॉल्व करने के। एक स्पार्सिटी ऑफ सॉल्यूशन, स्पार्सिटी मीन्स the non-dependence on the dimensionality of the feature space. That's one huge benefit. The other huge benefit is to enjoy infinite dimensional spaces. वो बेनिफिट कहां से आता है? आई विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं जस्ट आपको हिंट दे देता हूं, इसको कहते हैं कर्नल। ये डॉट प्रोडक्ट का सर? डॉट प्रोडक्ट को कर्नल नहीं कहते, कर्नल ट्रिक एक चीज होती है। बाय द वे, हर डॉट प्रोडक्ट के केस में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक स्पेस डिफाइंड होती है, उसको हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं, उसके अंदर जो डॉट प्रोडक्ट का मैट्रिक्स एक बनता है उसको कर्नल मैट्रिक्स कहते हैं। कर्नल फंक्शन क्या होता है ये हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देखेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकल लेक्चर होगा नेक्स्ट भी, लेकिन दैट विल फोकस ऑन अनदर बेनिफिट ऑफ एसवीएम, एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल रैप अप एसवीएम इंशाल्लाह विद इंप्लीमेंटेशन इन NumPy। ठीक है सर। वैसे आपने वाकई का क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब नहीं सुना हुआ? मैंने उसके मुझे डिटेल्स नहीं पता। तो वो ये इलेक्ट्रॉन स्टेट के जरिए डेटा स्टोर करेंगे। आई डोंट रियली नो। वो अप्लाई गूगल कर रहा है सर। अगर वो अचीव हो जाता है तो जो अभी डेटा स्टोर होता है उसके मुकाबले तो बहुत ज्यादा डेटा स्टोर होगा, क्योंकि एक सिंगल ऑब्जेक्ट में भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। Maybe, but there are a lot of if conditions कि अगर वो हो जाती हैं तो then things will become really like the people from AI, they are trying to upload the human mind in computer and trying the computer to behave like human by just reading the human mind. If this happens, then a lot of things can happen, but this is a big if. Yes sir. So I don't know, maybe बहुत सारी चीजें हिस्ट्री में बिग इफ्स थी, वो इवेंचुअली हो गई। सर वैसे मोस्टली तुक्के ही लगे हैं इन लोगों के। तो मेरा छोटा भाई बता रहा था प्लांक्स कांस्टेंट जो सर निकला था, उसने इक्वेशन में ना अपनी तरफ से कांस्टेंट डाला था, उसने सोचा था एंड पे कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल नहीं हुआ, उल्टा उसकी वैल्यू निकल आई। ओह ग्रेट। सो पता नहीं, कंट्रोवर्शियल पैरेलल थ्योरीज भी हैं, लेकिन एनीवेज I am wrapping up this lecture in here. That was really dry lecture, a very mathematical lecture. और ये जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है ये स्टैनफोर्ड का लेक्चर है, एग्जैक्टली उसकी यो आप कह लें कि थोड़ी सी यानी that is like the lecture you have just the content is the Stanford content. So मैंने उसी टर्म्स में उन्हीं के उसमें मैं पढ़ाया आपको। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कर्नल डिस्कस करेंगे एंड वी विल रैप अप दिस SVM. SVM has some beautiful properties. That's why I am beautiful theoretical as well as practical properties. That's why I'm spending a lot of time on this. Yes sir. So सर आप अपनी स्लाइड्स शेयर कर सकते हैं? अपनी स्लाइड्स कौन सी? यही जिस पे आपने आज लेक्चर दिया है। हाँ जी, मैं शेयर कर देता हूँ। इसको कंप्लीट ना हो लेने दें, मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक ही दफा वाइंड अप करके पूरी एसवीएम की स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। या आपको अभी चाहिए तो मैं अभी पार्शियल वे में कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में एक्सटेंड होंगी स्लाइड्स। हाँ जी सर, कर दें। चलें ठीक है, मैं कर देता हूँ। चलें जी सर वो आपको एक मेल की थी जी, वो मेल मेरे पास आई, मैं इंशाल्लाह आज रात को उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। ठीक है सर। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।